कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में ये कंफ्यूजिंग पेयर। जो नए हैं चैनल पर उन लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पहले का वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये कंप्लीट समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, साइंस सिटी। साइंस सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर इसरो का मुख्यालय है। इसरो सभी लोग जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी, उसका यहाँ पे मुख्यालय है। इसके अलावा और भी कई ऐसे संगठन है जिसका यहाँ पर मुख्यालय है। ठीक, तो ये बेंगलुरु, इसरो से ही ध्यान रखना है कि साइंस सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बेंगलुरु देश का पहला ऐसा शहर है जिसका अपना लोगो है। जिस तरह से कंपनी का अपना लोगो होता है, उसी तरह से बेंगलुरु का भी अपना लोगो है। ठीक है। हाईटेक सिटी किसको कहते हैं, तो हैदराबाद को। एच से, और हैदराबाद भी एच से ही है, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको देने वाले कौन है, न्यूटन, सभी को पता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, इस कैपिटल जी का जो वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इसको देने वाले हैं कौन, हेनरी क्वेंडिस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन की दर। दैट मीन्स वेग जो बदला है वो किस रेट से बदला है। इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय। आप पढ़े होंगे कि a = v - u बटा t, तो v - u मतलब वही हुआ, वेग में परिवर्तन, और बटा समय। यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए 20 मीटर पर सेकेंड था, 28 मीटर पर सेकेंड हो गया यदि 2 सेकेंड में। ठीक है, कोई एक बाइक है जो चल रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, लिया एक्सेलरेटर और हो गया 28 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड में। तो यहाँ पर यदि आपको त्वरण निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, तो पहले देखना पड़ेगा चेंज कितना हुआ है। 20 से 28 हो गया, चेंज कितना हुआ 8। और मान लिया यदि 2 सेकंड में हुआ है, तो फिर त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, वेग में परिवर्तन कितना रहा है 8 बटा समय कितना लिया है 2 सेकंड। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हर सेकंड में 4 मीटर चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। एक चीज और क्या होता है, ये जर्क। ठीक है, जर्क किसे कहते हैं, तो जर्क होता है त्वरण में परिवर्तन की दर। उसके लिए आपको त्वरण में परिवर्तन बट्टा समय करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां से यहां तक यदि देखा जाए तो त्वरण 4 आ रहा है। यहां आप त्वरण निकाल करके देखिए, 28 से 40 हो गया 2 सेकंड में, तो यहाँ पर त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, 12 चेंज हुआ है 2 सेकंड में, तो 12/2 ये आ गया एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन 4 था और यहाँ एक्सेलरेशन कितना है 6, तो एक्सेलरेशन भी तो बदल गया है, एकदम बदल गया है। ठीक है, तो जर्क क्या होता है कि एक्सेलरेशन में कितना परिवर्तन हुआ है बट्टा कितना समय लिया गया है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक्सेलरेशन उत्पन्न कब होता है, जब आप फोर्स लगाते हैं। जैसे बाइक में जब आप एक्सेलरेटर लेते हैं तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, उसी फोर्स के कारण ही जो है एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, आप बचपन में साइकिल चलाए होंगे, जोर से पेडल मारते हैं तो देखिएगा जो आपका उसका वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है, मैंने वहां पर एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें जो है एग्जाम में पूछा गया है, कुछ कुछ चीजें तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट करता है, आप कंफ्यूज ना कर जाए, इसलिए हम इस तरह का वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पेशेंस के साथ देखिए। चलिए अब यहाँ पर चले आइए। अब क्या है यहाँ पे कि जो कैपिटल जी है, ठीक है, कैपिटल जी, ये कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू ये है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी हम तुरंत पढ़े, इस वैल्यू को देने वाले कौन है, हेनरी क्वेंडिस। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब होता है कि ये कभी बदलेगा नहीं। आप अर्थ में रहिए, मून में चले जाइए, अंतरिक्ष में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा, इसका वैल्यू कभी वेरी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वही चीज यदि बात करें स्मॉल जी का, तो ये स्मॉल जी क्या है, तो ये एक प्रकार का एक्सेलरेशन है। ये एक प्रकार का क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण। हम क्या बोले थे, त्वरण तभी उत्पन्न होगा जब आप फोर्स लगाएंगे। साइकिल में पेडल मार दिए जोर से, तो वहां फोर्स लगाए, एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा। स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी के कारण उत्पन्न हुआ है। ग्रेविटी कहने का मतलब होता है अर्थ के द्वारा लगाया गया बल। आप सभी जानते हैं कि अर्थ सभी चीजों को अपने केंद्र, सेंटर की तरफ खींचती है, बल लगाती है, खींचती है। तो जो अर्थ का फोर्स है उसके कारण जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। और इसका एवरेज हम लोग जनरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर के चलते हैं, लेकिन ये वैल्यू हर जगह सेम नहीं होता है, ये वैल्यू घटता बढ़ता है।
तो बताइएगा ये वैल्यू घटता बढ़ता कैसे है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं गुरुत्वाकर्षण में। आप विशेष वहां से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। आप सभी जानते हैं कि अर्थ जो है वो चपटा है ऐसे। तो ये वाली जो दूरी है, ठीक है, ये वाली दूरी जिसको हम कहते हैं क्या है, ये वाला लाइन को इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर मैंने जो दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो ये जो आपका इक्वेटर है इसको 0 डिग्री बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए सेंटर से इसकी दूरी तो अधिक है, यहाँ पर एकदम अधिक है। तो दूरी अधिक होने के कारण फोर्स कम हो जाता है। आप खुद सोचिए, यदि दूर रह करके फोर्स लगाना पड़े, खींचना पड़े, तब तो बहुत ज्यादा फोर्स लगा नहीं पाएंगे, कम फोर्स लगा पाएंगे। तो डिस्टेंस चूंकि बहुत अधिक है सो फोर्स यहाँ पे कम हो जाता है। और फोर्स यदि कम है तो जी का वैल्यू कम हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। लेकिन वही चीज पोल पर यदि चले जाते हैं आप, तो देखिए नजदीक है, यहाँ दूरी कम है, तो सामने रहेंगे तो फोर्स ज्यादा लगा पाएंगे, और फोर्स ज्यादा लगा पाएंगे तो जी का भी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह से यदि आप मान लिया जाए अर्थ पे रहे ही नहीं, मून पर चले जाएं, तो मून पर भी चले जाइएगा तो जी का वैल्यू चेंज हो जाता है। अर्थ पर जितना जी का वैल्यू है, मून पर जी का वैल्यू उसका 1/6 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहीं पर हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं, मास और वेट। क्या है ये मास और वेट? देखिए मास का मतलब द्रव्यमान, इसे केजी में लिखते हैं और ये कभी चेंज नहीं होता है। यदि किसी का मास 10 केजी है तो वो अर्थ में रहे या मून में कहीं भी चला जाए, 10 केजी का 10 केजी ही रहेगा। 60 केजी है 60 केजी ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लिया जाए एक मुर्गा है और वो 2 केजी का है, तो हम यदि इसको अर्थ पे काटे या मून पे काटे या अंतरिक्ष में ले जाकर के काटे, 2 केजी ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि उसका खून सूख जाएगा, ठीक है। 2 केजी मुर्गा है तो 2 केजी ही निकलेगा, समझ रहे? दैट मीन्स वो कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन यदि पूछा कि अर्थ पर कोई भी पिंड का मास जो है वो 60 केजी है तो मून पर कितना होगा, तो हम क्या बोले, कभी चेंज नहीं होगा, तो मून पर भी 60 केजी ही होगा, ठीक है। बहुत लोग तुरंत 1/6 कर देते हैं, वो गलत है। कंट्रोल करिए अपने आप को, मास कभी नहीं बदलता। यहाँ 60 केजी है, वहां भी 60 केजी ही होगा, समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन एक चीज और होता है, क्या? मास के अलावा एक चीज और होता है, वेट। क्या होता है? वेट। और ये वेट क्या है? तो वेट का फार्मूला mg होता है, ठीक है। वेट एक प्रकार का फोर्स है, आप जानते हैं फोर्स का फार्मूला ma। ए यहाँ एक्सेलरेशन, और यहाँ एक्सेलरेशन को हम स्मॉल g यदि लिख दें, ठीक है। नॉर्मल एक्सेलरेशन को a से लिखते हैं, लेकिन अर्थ का जो ग्रेविटी है उसके कारण जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसको क्या लिखते हैं, g। तो F बराबर mg लिखा जा सकता है, और यही फोर्स ही जो है वो क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि अर्थ पर यदि g है तो मून पर ये कितना हो जाएगा, उतना ही रहेगा क्या? नहीं, 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप वेट का फॉर्मूला लगाइएगा mg, तो यहाँ पर तो mg होगा, और मून पर जब फॉर्मूला लगाइएगा तो वेट का फॉर्मूला मास और वहां जी का वैल्यू 1/6, तो वेट 1/6 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यदि वेट के बारे में पूछा तब 1/6 करेंगे। जैसे पृथ्वी पर बोला 60 न्यूटन है वेट, ठीक है। वेट बोलेगा, भार बोलेगा, तो बोलेगा मून पर कितना होगा बताइए, ठीक है। मून पर कितना होगा, वेट बोला है 1/6 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 60 न्यूटन का 1/6 हो जाएगा मून पर। समझ रहे हैं इसे? डाउट हो तो दोबारा देखिए, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप ग्रेविटेशन को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आपका कि ये क्या होता है, थ्रस्ट, ठीक है, और क्या होता है प्रेशर। सारी चीजें एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। थ्रस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रनोद, ठीक है। और ये दाब क्या होता है, देखिए कोई भी सरफेस यदि है, कोई भी सरफेस है, तो इसके संपूर्ण सतह पे जो बल लगता है, ठीक है, संपूर्ण सतह पर। नहीं समझ पा रहे, मान लिया जाए एक पेज है, ठीक है, और इस पूरे पेज पे हम यदि एक फोर्स लगाते हैं, पूरे पेज पे तो पूरे पेज पे जो फोर्स लगेगा वो थ्रस्ट है। दैट मींस पूरे सतह पे जो बल लगेगा वो थ्रस्ट है। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर पे जो फोर्स लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर पे जो फोर्स लगेगा वो क्या है, प्रेशर। तो हम कह सकते हैं थ्रस्ट वो बल है जो पूरे सरफेस पे लगेगा, और प्रेशर वो बल है जो 1 मीटर स्क्वायर पे लगेगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है पूरे सतह पर, तो थ्रस्ट तो यही होगा, ठीक है, परनोद तो यही होगा। लेकिन प्रेशर कितना होगा उसके लिए देखेंगे कि इसका पूरा कितना एरिया है। मान लिया जाए 20 न्यूटन का फोर्स इस पूरे एरिया, और पूरे एरिया को मान लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर है, तो थ्रस्ट तो 20 न्यूटन ही हो जाएगा जो पूरे पे लगा है। लेकिन प्रेशर होगा कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 20 न्यूटन लगा है टोटल कितना पे, 10 मीटर स्क्वायर पे, तो डिवाइड करेंगे
तो आपका आ जाएगा कि 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो थ्रस्ट हुआ 20 न्यूटन, लेकिन प्रेशर हो गया 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ पाए होंगे, पूरे सतह पे लगेगा थ्रस्ट है और 1 मीटर स्क्वायर पे जितना लगेगा वही क्या है आपका प्रेशर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पर कि जो बल है फोर्स, इस फोर्स का जो डिफिनेशन है, परिभाषा, बल की जो परिभाषा है वो हमें प्राप्त होती है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। न्यूटन का जो गति का नियम है उसके पहले नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। लेकिन यदि हम बल का समीकरण की बात करें, बल का इक्वेशन की बात करें, तो वो प्राप्त होती है हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से। और बल का जो इक्वेशन है, समीकरण, वो F बराबर ma होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक आपका होता है ओडोमीटर। क्या होता है? ओडोमीटर। ये ओडोमीटर यूज होता है दूरी मापने के लिए। बाइक में या दूसरे जो वाहन होते हैं उसमें आगे तरफ देखिएगा 2 गो लगा रहता है मीटर, 2 मीटर लगा रहता है। एक स्पीड मापता है, तो जो स्पीड मापता है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, और एक दूरी मापता है कि कितना दूरी चल चुका है, तो जो दूरी मापेगा उसी को क्या कहते हैं? ओडोमीटर। कैसे याद रखिएगा? दौड़ो, बाइक क्या करता है? दौड़ता है, तो दौड़ता है तो दूरी तय करता है, तो ओडो दूरी से संबंध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आपका होता है ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर नाम से पता चल रहा होगा, ऑडियो सभी लोग जानते हैं ना, ऑडियो बजाते हैं, वीडियो बजाते हैं, तो ऑडियो मैंने क्या? ध्वनि। तो ऑडियोमीटर क्या है? तो ऑडियो या कहें ध्वनि, साउंड की तीव्रता मापता है कि कितना तीव्र है। ठीक है, कितना जो है वो तीव्र है। ठीक है, तो ऑडोमीटर और ये आपका ऑडियोमीटर। और एक आपका होता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, ठीक है, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ये क्या मापता है? तो ये आपका ऑडियोमीटर जो है वो आपका घनत्व मापता है। ठीक है, डेंसिटी मापता है। ठीक है, गैसों का घनत्व मापता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक आपका होता है हाइड्रोमीटर और एक आपका होता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रो और हाइग्रो, ध्यान रखिए एकदम छोटा सा डिफरेंस है। तो ये जो हाइड्रोमीटर है ना, इससे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी मापते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, हाइड्रोमीटर। और ये जो आपको हाइग्रोमीटर है ना, इससे आर्द्रता मापते हैं, ह्यूमिडिटी। इसका मतलब तो आगे समझाएंगे। और आर्द्रता का मतलब होता है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है। ठीक है, जो वाटर वेपर है उसकी मात्रा कितनी है, उसी को आर्द्रता कहते हैं। और उसको मापने के लिए क्या यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर। ठीक है, और ये हाइड्रोमीटर। याद कैसे रहेगा? तो देखिए ग्रो यहाँ लिखा है, ग्रो ग्रो ग्रो, और ग्रो को आप ग्रो बना दीजिए। ग्रो का मतलब होता है वृद्धि करना। पेड़ पौधे, घास फूस, ये सभी वृद्धि करते हैं। और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रो करने के लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। और आर्द्रता का मतलब तो वही होता है, पानी कितना है। आपसे एग्जाम में ये चीज भी पूछता है कि आर्द्रता किसे कहते हैं, ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में जो पानी है, जलवाष्प है, उसी को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, और उससे कोई भी चीज ग्रो करता है तो हाइग्रो जैसे आया वैसे समझ लेंगे क्या? आर्द्रता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखिए आपका फैदम। फैदम से मापा जाता है समुद्र की गहराई, कि समुद्र गहरा कितना है। ठीक है, समुद्र कितना गहरा है उसको मापने के लिए फैदम यूज करते हैं। वहां पर किलोमीटर वगैरह नहीं होता, फैदम स्टैंडर्ड है। लेकिन वही चीज समुद्र में जो दूरी तय की जाती है, जैसे कोई पानी जहाज है या नाव है, तो वो कुछ दूरी तय करेगा, तो वो जो दूरी तय करता है उसको मापते हैं नॉटिकल मील में। ठीक है, ये किस में मापाएगा? नॉटिकल मील में, किलोमीटर वगैरह में नहीं, नॉटिकल मील में। ठीक है, और ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि क्या संबंध है किलोमीटर और नॉटिकल मील में। तो ध्यान रखिएगा, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। और यदि आप इसी को किलोमीटर में बदलना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.852 किलोमीटर। कई बार रिपीट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहीं पर बता दे रहे हैं कि ये नॉटिकल मील है और एक होता है केवल मील या माइल। ठीक है, इसे जमीनी दूरी मापते हैं हम लोग इंडिया में किलोमीटर ज्यादा यूज करते हैं ना, लेकिन आप अमेरिका में चले जाएंगे तो हम लोग यहाँ किलोमीटर, वहां पर हम लोग माइल में ज्यादा लिखते हैं। तो एक माइल इक्वल टू कितना होता है? ध्यान रखिएगा, एक माइल इक्वल टू होता है 1609 मीटर। और इसी को यदि आप किलोमीटर में लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड करिएगा तो 1.609 क्या हो जाएगा? किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने के लिए और ये मील जो है वो जमीनी दूरी मापने के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए, और आप लोग कमेंट जरूर देख लीजिएगा, बाय द वे कुछ छूटा हो या कुछ बाय द वे मिस्टेक हुआ हो तो वहां पे कमेंट में मिल जाएगा।